नवाचार अर्थतंत्र या किसी भी अन्य स्थिति में, किसी भी अन्य समाज में एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। नवाचार का अर्थ है किसी पद्धति, किसी प्रक्रिया या किसी विधि में एक नए तरीके से छोटा या बहुत बड़ा इनोवेशन कर देना, या कोई अन्य तकनीक या प्रक्रिया को अपना लेना, जिसके जरिए उस प्रक्रिया, उस विधि में बदलाव हो जाता है और एक बेहतरीन आउटपुट निकलकर सामने आता है। इसे ही नवाचार के रूप में जाना जाता है। और नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है, यानी किसी अर्थव्यवस्था को कैसे विकास की गति प्रदान की जा सकती है, उसे कैसे विकास के लेवल पर ले जाया जा सकता है, कैसे उसे विकसित किया जा सकता है, इस सभी में इनोवेशन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम नवाचार के इर्द गिर्द क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है, जो कि वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया है। तो इसने अभी कुछ अपने आउटपुट्स दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की है, रीजन वाइज क्या स्थिति रही है इस पर भी चर्चा की है। तो आइए आज के इन डेप्थ में हम किन किन बिंदुओं को शामिल करने वाले हैं या किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले यह देखते हैं। आज का हमारा विषय है वैश्विक नवाचार सूचकांक में कैसी है भारत की स्थिति। इसके साथ देखेंगे कि भारत की इस इनोवेशन इंडेक्स में या वैश्विक नवाचार सूचकांक में क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आज के हमारी चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे। सबसे पहले जानेंगे यह खबर क्या थी, यह खबर कहां से ली गई है। फिर समझेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है। दरअसल ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है यह क्या है, और वर्ष 2022 में जो इंडेक्स जारी किया गया है इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। साथ ही समझेंगे इसके प्रमुख स्तंभों के बारे में, इसके उपसूचकांकों के बारे में, इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं जिन पर चर्चा की गई है, जिनके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। फिर समझेंगे कि पूरी दुनिया में क्षेत्र के आधार पर यह रीजन वाइज यह रिपोर्ट क्या कहती है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति इसमें कौन सी है। फिर जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में। फिर भारत में महत्वपूर्ण कौन कौन सी पहलें हैं जो इनोवेशन को महत्व देती हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक सवाल होगा या एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है और खबर कहां से ली गई है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर प्रकाशित की गई थी अभी हाल ही में। वीपो ने चूंकि वैश्विक लेवल पर इनोवेशन को लेकर क्या स्थिति है, क्षेत्र वाइज, रीजन वाइज, देश वाइज, तो इस पर इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वर्ष 2022 के लिए जारी की गई है। तो अभी हाल ही में विभिन्न न्यूज़पेपर्स में यह खबर काफी चर्चा में भी रही है। तो हिंदुस्तान टाइम्स से हमने खबर ली है, जिसमें खबर थी स्विट्जरलैंड अगेन टॉप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, चेक इंडियाज रैंक। इसमें इन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड ने फिर से इस इनोवेशन इंडेक्स में यहाँ पर टॉप पोजीशन प्राप्त की है, यानी वह पहले स्थान पर आया है। इसमें आपको देखना है कि भारत की स्थिति यहाँ पर क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है दरअसल। फिर जानेंगे कि 2022 में इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए हैं। यदि बात करें हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में, तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जो इंडेक्स है वह जारी किया जाता है। लेकिन इसके साथ और भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साझेदारी के साथ इसे निकाला है, जिसमें मुख्य रूप से पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट शामिल है। और पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के साथ भी विभिन्न देशों के और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि भारत की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ, वहीं ब्राजीलियाई राष्ट्रीय परिसंघ और भी ऐसे कई देश हैं जिनके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर साथ में मिलकर साझेदारी के साथ इस इंडेक्स को निकाला है। लेकिन मुख्य रूप से किस संस्था का नाम यहाँ पर आता है, तो वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। हर वर्ष यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यदि बात करें कि इस इंडेक्स में क्या शामिल है, तो इस इंडेक्स को देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाता है। विभिन्न देशों में नवाचार में कौन कौन सी, इनोवेशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहलें हैं, विभिन्न देशों में उनको लेकर, नवाचार को लेकर कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, इस आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और अभी हमने चर्चा भी की, यह एक वार्षिक सूचकांक है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य में शामिल है क्या, विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें नवाचार रैंकिंग और उसकी समृद्ध विश्लेषण, उसके बहुआयामी जो नवाचार है
उसे लेकर कौन कौन सी पहलें यहाँ पर शुरू की गई हैं वैश्विक लेवल पर, इस पर कैसे नजर बनाई जा सकती है, कैसे इस पर पकड़ स्थापित की जा सकती है, इसे देखना, इसे जानना, इसकी महत्वपूर्ण डेटा को संग्रह करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन को लेकर कौन कौन सी नीतियां बनाई जा सकती हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं और कैसे इनके यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है मानव समाज के लिए। तो इस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए इस इंडेक्स को शुरू किया गया था, यानी इसका उद्देश्य यही है। महत्वपूर्ण क्यों है यह इंडेक्स, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो हम भी जानते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, सतत विकास लक्ष्य जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में भी जाना जाता है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इनोवेशन यानी नवाचार। और सतत विकास लक्ष्य क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थितियों में पर्यावरण यानी विभिन्न जो भी वातावरण है उन सबको एक साथ लेकर चलना और अपने अंत तक यानी शुरुआत से लेकर अंत तक वे सभी संसाधनों को बराबर रूप से, तुलनात्मक रूप से बनाए रखना और उनका कैसे समता पूर्वक उपयोग करना ही सतत विकास लक्ष्य का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बताया गया था। तो इसमें इनोवेशन भी शामिल है, यानी यहाँ पर नवाचार शामिल है। तो नवाचार को कैसे बेहतर किया जा सकता है और नवाचार के जरिए मानव समाज, पर्यावरण, इन सभी में बेहतर समन्वय कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी पर ध्यान देना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इनोवेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यानी सतत विकास लक्ष्यों में चूंकि इनोवेशन शामिल है और ये काफी महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, ये पूरी मानव सभ्यता के लिए, इसलिए यहाँ पर इनोवेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। हमने बात की वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में, इससे जुड़े कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि इस वर्ष के इंडेक्स की बात करें, यानी जो वर्ष 2022 में इंडेक्स जारी किया गया है, तो इस इंडेक्स का 15वां संस्करण है और पहली बार इस इंडेक्स को विपो ने कब शुरू किया था, वर्ष 2007 में। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसने अपने आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में इसे मान्यता दे दी है। कब मान्यता दी थी, वर्ष 2019 के संकल्प में। दरअसल विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास के लिए नवाचार पर एक वर्ष 2019 में संकल्प जारी किया गया और इस संकल्प के जरिए ही संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसने एक आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में इसे मान्यता दे दी। और इसके बाद जो इनोवेशन इंडेक्स है विभिन्न क्षेत्रों में ये रीजन वाइज जो इंडेक्स जारी किया जाता है नवाचार को लेकर, यह काफी महत्वपूर्ण माना जाने लगा, काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जाने लगा। यदि वर्ष 2022 यानी इस बार के इंडेक्स की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है। क्योंकि इनोवेशन आधारित भविष्य की बात चल रही है, नवाचार के जरिए एक नए भविष्य के संचालन की बात चल रही है, तो इस पर दो बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। यानी भविष्य में, इस भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी नवाचार संचालित। तो नवाचार या इनोवेशन को महत्वपूर्ण रूप से कौन संचालित कर सकता है, भविष्य को नवाचार कैसे संचालित कर सकता है, इसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहला, जैव प्रौद्योगिकी प्लस नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे मानव सभ्यता, पर्यावरण और विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है, कैसे इनोवेशन के जरिए यहाँ पर जो भी समस्याएं मौजूद हैं उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। इसीलिए इसके थीम को क्या रखा गया था, नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या हो। इसके बाद इसमें और किस मुद्दे पर चर्चा की गई है, तो इस पर दूसरा जो मुद्दा था वह है सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटिंग, इनोवेशन या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इन सबको लेकर भविष्य कैसा होगा, इन सबके जरिए कैसे मानव सभ्यता को और आसान किया जा सकता है, जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। मानव स्वास्थ्य, मानव की जितने भी खान पान की सामग्री है इससे संबंधित, इसके अलावा मानव के आसपास जो पर्यावरण है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है और मानव के लिए कैसे एक सुलभ आसान भविष्य तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में इस पूरे इनोवेशन इंडेक्स में चर्चा की गई है। और ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है। एक तो सुपर कंप्यूटिंग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एवं जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी, इनके जरिए कैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है और कैसे भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। ये इस इनोवेशन इंडेक्स का महत्वपूर्ण विषय था जो वर्ष 2022 की थीम के रूप में लिया गया था।
तो ये हमने चर्चा की क्या, नवाचार सूचकांक के बारे में। अब हम जानेंगे कि इस जो नवाचार सूचकांक जो वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। तो इस इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहली बात कही गई कि वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी के रूप में बढ़कर सामने आया है, जो कि लगातार 12वीं बार टॉप पोजीशन पर है। यानी इस वर्ष भी इसे लगातार 12वीं बार पहले स्थान पर यहाँ पर स्थान दिया गया है इंडेक्स में। इसके अलावा और महत्वपूर्ण किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर अनुसंधान और विकास कार्य के बारे में भी चर्चा की गई है। रिपोर्ट कहती है कि इतनी बड़ी कोरोना महामारी के बावजूद पूरी दुनिया में जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वह है अनुसंधान और विकास कार्य। यानी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में अनुसंधान और विकास कार्य लगातार चलते रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई है। बात करें कि शीर्ष वैश्विक कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थाओं ने अपने R&D खर्च में, यानी अपने अनुसंधान और रिसर्च के में जो भी खर्च करते हैं, तो जितनी भी शीर्ष वैश्विक कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने लगभग 10% इसमें बढ़ाकर अपने इस खर्च को कितना कर लिया है, 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक कर लिया है। यह इस पूरे क्षेत्र की या वैश्विक लेवल पर जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, इस बार इनकी सराहना की गई है इस इंडेक्स में कि इन्होंने अपने अनुसंधान और रिसर्च या विकास क्षेत्र में जो खर्च है उसको बढ़ा दिया है, जो कि वर्ष 2019 कोरोना महामारी के पहले कम था, जो कि अब यहाँ बढ़ गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 में वेंचर कैपिटल में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कितनी, लगभग 46% से भी अधिक देखी गई है। यानी वेंचर कैपिटल की बात करें तो यह क्या होता है, एक उद्यम पूंजी, यानी कोई निवेशक यह देखता है कि किसी स्टार्टअप में जो वह पूंजी लगाता है, किसी कंपनी में वो पूंजी लगाता है, सबसे पहले वह देखता है कि वह कंपनी, वह उद्यम, वह स्टार्टअप भविष्य में कितनी बेहतरीन वृद्धि कर सकता है, क्या उससे कितना फायदा हो सकता है। तो जब वह निवेशक उसमें पूंजी लगाता है उसे ही कहते हैं वेंचर कैपिटल या उद्यम पूंजी। तो यहाँ पर उद्यम पूंजी में वृद्धि की गई है, यानी निवेशक इस चीज के लिए सकारात्मक रवैये से देख रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप आगे बढ़ेंगे और कैसे नवाचार को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल में भी वृद्धि देखी गई है। खासकर किन रीजन में देखी गई है वेंचर कैपिटल में वृद्धि, तो लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीकी क्षेत्रों में, यानी अफ्रीकी क्षेत्र जो भी हैं, जहां पर कैरेबियन क्षेत्र है और जो लैटिन अमेरिका क्षेत्र है, इनमें वेंचर कैपिटल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। यानी लोग यहाँ पर इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए पूंजी लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, निवेशक इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें क्या कहा गया है, वेंचर कैपिटल। तो ये इसके मुख्य बिंदु थे। मुख्य बिंदुओं में भारत की भी सराहना की गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इस पूरे इनोवेशन इंडेक्स के कौन कौन से संकेतक हैं, क्योंकि हमने अभी बात की पूरे इंडेक्स के बारे में, तो इस इंडेक्स के कुछ उपसंकेतक भी हैं। उपसंकेतक के अंदर ही कुछ पिलर्स डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सूचकांक के स्तंभ हैं। तो इसमें 2 स्तंभ माने गए हैं मुख्य रूप से, इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट। और इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट के अंदर कुछ पिलर्स डिसाइड किए गए हैं। इन पिलर्स पर आगे हम चर्चा करेंगे। यदि हम इनोवेशन इनपुट की बात करें, चूंकि यह इनोवेशन में हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद इनोवेशन में बेहतरीन क्रिएशन के रूप में हमें क्या आउटपुट प्राप्त होता है, इन्हीं दोनों के आधार पर यह इंडेक्स डिसाइड करता है, रैंकिंग डिसाइड करता है कि किसी देश में कैसे इनोवेशन इनपुट रहे हैं और कैसा उससे इनोवेशन आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है। इनका जो संपूर्ण या इनका औसत जो है, यही डिसाइड करता है इंडेक्स में किसी देश की रैंकिंग को। तो यदि हम इनोवेशन इनपुट की बात करें, क्योंकि हमने बात भी की कि इसकी गणना कैसे की जाती है, इन दोनों के औसत के रूप में निकालकर इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर जो उपसूचकांक है वे कौन कौन हो गए, इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट। इनोवेशन इनपुट और आउटपुट की ही कुछ पिलर्स डिसाइड किए गए हैं और इसी के आधार पर रैंकिंग भी डिसाइड की जाती है। इनोवेशन इनपुट की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था के तत्वों का आकलन करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से तत्व हैं, जो अभिनव गतिविधियां हैं, जो नवाचारी गतिविधियां हैं, उनको अधिक सक्षम बनाएगा और सुविधाजनक बनाएगा। कैसे हम जब इनोवेशन करते हैं तो उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसे सक्षम बनाया जा सकता है, कैसे उसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है, तो उस क्षेत्र में कौन कौन से पिलर्स निकलकर सामने आते हैं, इसे ही कहते हैं इनोवेशन इनपुट। यदि इनमें पिलर्स की बात करें तो इसमें 5 स्तंभ मुख्य रूप से गिने गए हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं, एक तो संस्थान यानी इंस्टीट्यूशनल, मानव पूंजी और अनुसंधान, आधारभूत संरचना, बाजार कृत्रिमता और व्यावसायिक विशेषज्ञता। ये 5 पिलर्स हैं जो इनोवेशन इनपुट के लिए लिए जाते हैं। इनोवेशन आउटपुट की बात करें, यानी आउटपुट क्या निकलकर सामने आता है, तो इनोवेशन आउटपुट अर्थव्यवस्था के भीतर जो भी नवोन्मेषी गतिविधियां हैं उसके बाद वास्तविक परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है, इसे कैप्चर करता है इनोवेशन आउटपुट। तो इनोवेशन आउटपुट के जरिए भी कुछ पिलर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसमें कौन है,
ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, दूसरा है क्रिएटिव आउटपुट, यानी कौन कौन से नॉलेज और टेक्नोलॉजी वाला आउटपुट हमें प्राप्त होता है और कौन सा हमें क्रिएटिव आउटपुट प्राप्त होता है, यह डिसाइड करता है इनोवेशन आउटपुट। तो ये हमने इन पिलर्स के बारे में चर्चा की। अब हम इन्हें विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये जो पिलर्स हैं ये है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनोवेशन इनपुट के बारे में। तो इनोवेशन इनपुट में हमने अभी चर्चा की संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। इनसे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम कैसे पॉलिटिकली इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, हम कैसे रेगुलेशन के लेवल पर उसे और आसान कर सकते हैं, हम कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को और बेहतर बना सकते हैं, जिसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी निकालती है इंडिया। तो इसे इंस्टीट्यूशन यानी ये संस्थाएं हमें कैसे सहायता दे सकती हैं, कैसे हम इन इनपुट्स के जरिए इनोवेशन को बेहतर कर सकते हैं, ये बताता है यह इनपुट। कौन सा इनपुट, इंस्टीट्यूशन। फिर है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, एजुकेशन, टेरिटरी एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हम शिक्षा के लेवल पर कैसे इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, हम जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट हैं उन्हें हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इनोवेशन के जरिए, जिससे बेहतर आउटपुट हमें प्राप्त होगा। ये इसके दूसरे पैमाने में, ये दूसरे पिलर में शामिल है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है हमारी वह कितनी बेहतर होगी, हम सेवा क्षेत्र में कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं, डिजिटली रूप से हम कितने सक्षम हैं, तब तो हम इनोवेशन बेहतर कर पाएंगे। तो तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें क्या शामिल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी क्या है हमारे यहाँ पर और कैसे हम इसे बेहतर रूप से सर्वाइव कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन में या इस पिलर्स के मामले में, यहाँ पर कैसे हम बेहतर इनपुट दे सकते हैं ताकि एक अच्छा आउटपुट निकलकर सामने आएगा। चौथा है मार्केट सोफिस्टिकेशन, क्योंकि मार्केट सोफिस्टिकेशन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इनोवेशन को लेकर, कैसे हम पूंजी जुटा सकते हैं किसी इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप हम कैसे संचालित कर सकते हैं, कैसे हम उसे ऋण प्रदान कर सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं मार्केट सोफिस्टिकेशन के अंतर्गत, जिसमें क्या क्या शामिल है, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट स्केल्स। तो डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट स्केल के लेवल पर हम कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि एक बेहतर आउटपुट हमें मिले, इसमें शामिल है मार्केट सोफिस्टिकेशन। और हमारा पांचवा पिलर क्या है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। बिजनेस यानी व्यापार को लेकर कैसे विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है, उसमें है नॉलेज वर्कर्स, इनोवेशन लिंकेज और नॉलेज अब्जॉर्प्शन। ये तीन कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बेहतर हम इनपुट दे सकते हैं ताकि एक अच्छा आउटपुट हमें प्राप्त हो। हमने बात की ये इनोवेशन इनपुट के बारे में, अब चर्चा करेंगे आउटपुट के बारे में। तो इनोवेशन आउटपुट में दो बिंदु हमने देखे थे। इसमें हमने देखा था नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट। इसमें क्या क्या शामिल है, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज इम्पैक्ट और नॉलेज डिफ्यूजन। तो क्रिएशन इम्पैक्ट के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर कैसी वृद्धि हुई, कैसे लोग कुशल हुए हैं, कैसी टेक्नोलॉजी को लेकर लोग सक्षम हुए हैं एक बेहतर कार्य को करने में, बेहतर क्रिएशन को करने में, एक सॉफ्टवेयर के निर्माण, एक बेहतर हार्डवेयर के निर्माण में, कैसे व्यक्ति ने अपने नॉलेज या ज्ञान को यहाँ पर बेहतरीन रूप से आउटपुट इसका हमें दिया है। यही बताता है क्या, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट। और दूसरा है क्रिएटिव आउटपुट, यानी आप किसी चीज को सीख रहे हैं, उसका आपने कितना बेहतर सर्विस दिया है, उसे और कितना ऑनलाइन क्रिएटिविटी उससे कितनी बेहतर हुई है, ये सभी एसेट्स ही बताते हैं हमारा क्रिएशन आउटपुट। तो इन सभी संकेतकों के आधार पर ही ये पूरा जो इंडेक्स है ये निर्धारित किया जाता है, इंडेक्स जारी किया जाता है विभिन्न देशों के लेवल पर, विभिन्न क्षेत्रों के लेवल पर। तो हमने बात की इसकी विभिन्न पूरे जो पिलर्स हैं उसके बारे में। अब हम देखेंगे कि विभिन्न देशों में क्या रैंकिंग है, इनोवेशन के जो इंडेक्स अभी जारी किया गया है इसमें विभिन्न देशों की रैंकिंग क्या है। तो हमने अभी चर्चा भी की कि वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है, जो कि लगातार 12वीं बार ऐसा देखा गया है। 12वां ऐसा वर्ष है जब स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और पांचवें स्थान पर नीदरलैंड का स्थान आता है। अभी इसके बाद हम जो टॉप 10 और टॉप 20 रैंकिंग वाले देश हैं इसकी भी हम अभी लिस्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर यूके यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड है। यदि चीन और अन्य देशों की रैंकिंग की बात करें तो चीन इस बार 10वीं पायदान के लगभग करीब पहुंच चुका है। इस बार इसकी रैंकिंग क्या है, 11वीं रैंकिंग है, यानी टॉप 10 के लगभग करीब यह पहुंच चुका है। तुर्की का स्थान और भारत का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये दोनों देश टॉप 40 में शामिल हो गए हैं इस वर्ष, यानी वर्ष 2022 की जो रैंकिंग है इसमें भारत और तुर्की टॉप 40 देशों में शामिल हो गए हैं इनोवेशन को लेकर।
भारत ने वर्ष 2015 में कितनी रैंकिंग हासिल की थी? 81। तो इस बार यानी वर्ष 2022 में लगभग 40 पायदान की बढ़ोतरी भारत ने हासिल की है। कनाडा शीर्ष 15 वैश्विक नवप्रवर्तनकारी देशों में शामिल हो गया है। अब देख लेते हैं इन विभिन्न देशों की रैंकिंग को। टॉप 20 में कौन कौन से देश हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जो कि वर्ष 2021 में भी पहले नंबर पर ही था। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पर था वर्ष 2021 में, इस बार दूसरी रैंकिंग आ गई है। स्वीडन पिछले वर्ष दूसरे रैंकिंग पर था, इस बार स्वीडन तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, पांचवें नंबर पर है नीदरलैंड, छठवें नंबर पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वहीं सातवें नंबर पर है सिंगापुर, आठवें नंबर पर जर्मनी, नौवें नंबर पर फिनलैंड और 10वें नंबर पर है डेनमार्क। ये हमने देखी इनकी रैंकिंग्स। इसके अलावा जो और भी 11 to 20 रैंकिंग है ये आप देख सकते हैं, जिसमें 11वें नंबर पर चाइना है, फ्रांस, जापान, हांगकांग। इनकी रैंकिंग से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसे आप आराम से देख सकते हैं। टॉप 10 जो है आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर पे कौन सी है। यदि भारत की स्थिति की बात करें, क्योंकि अभी हमने बात की विभिन्न देशों के बारे में, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय स्थिति के बारे में, फिर जानेंगे भारत की रैंकिंग को। यदि क्षेत्रीय स्थिति की बात करें, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये विभिन्न रीजन वाइज भी पूरी जानकारी प्रोवाइड करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन से देश ने, किन इकोनॉमी ने बेहतरीन 3 में अपना काम किया है, यानी बेहतरीन 3 इकोनॉमीज को अब हम देखेंगे रीजन वाइज। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 इनोवेशन इकोनॉमीज बाय रीजन। तो यदि सबसे पहले रीजन की बात करें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में, तो सबसे इसमें 3 जो देश बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें चिली, ब्राजील और मैक्सिको शामिल हैं। सब सहारन अफ्रीकन रीजन में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और केन्या इसमें 3 मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी के रूप में सामने निकल कर आई हैं। वहीं नॉर्दर्न अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में देखेंगे तो इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और तुर्की, ये 3 देश यहाँ पर बेहतर इनोवेशन के लिए बेहतरीन इकोनॉमीज के रूप में सामने आए हैं। साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर और चाइना, इन 3 देशों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके बाद सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया की बात करें तो इसमें इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इंडिया की यहाँ पर सराहना भी की गई है, इसने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। यूरोप की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम बेहतरीन 3 इनोवेटिव इकोनॉमी के रूप में सामने आए हैं। वहीं नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, इनकी रैंकिंग बेहतरीन रही है इनोवेशन को लेकर। तो ये हमने बात की क्षेत्रीय स्थिति के बारे में। अब जानेंगे कि आय को लेकर जो विभाजन है विभिन्न पूरे वैश्विक लेवल पर, क्योंकि हमने जो विभिन्न देश हैं उन्हें आय के लेवल पर भी विभाजित किया है, आय के आधार पर भी विभाजित किया है। तो इस स्थिति में किस देश का कौन कौन सा स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3 इनोवेशन इकोनॉमी बाय इनकम ग्रुप के आधार पर हम देखेंगे। पहला इनकम ग्रुप है हाई इनकम। तो हाई इनकम में 3 टॉप इनोवेटिव इकोनॉमी के रूप में है स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और स्वीडन। वहीं अपर मिडिल इनकम के रूप में देखें हम कि इसमें कौन कौन से देश आगे आए हैं इनोवेशन के लिए, तो चाइना, बुल्गारिया और मलेशिया, इन 3 देशों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है किसमें, अपर मिडिल इनकम में। वहीं लोअर मिडिल इनकम में देखेंगे तो किन 3 देशों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इंडिया, वियतनाम और ईरान, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ है। इसके बाद हम देखेंगे लो इनकम में, जिसमें है रवांडा, मेडागास्कर और इथियोपिया। इन 3 देशों ने इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये हमने देखा आय समूह के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है भारत की स्थिति कि भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है और भारत ने कैसा इसमें प्रदर्शन किया है। तो इस बार भारत की जो रैंकिंग है वह है 40वीं, यानी 132 देशों की इस पूरे इंडेक्स में भारत ने 40वां स्थान हासिल किया है वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसके बाद यदि वर्ष 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 में भारत ने 46वां स्थान हासिल किया था। वहीं वर्ष 2015 में भारत ने 81वां स्थान हासिल किया था। यदि इस इनोवेशन इंडेक्स में बात करें तो भारत ने निम्न मध्यम आय वर्ग में नवोन्मेषी नेतृत्वकर्ता के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो कि अभी हमने पिछली वाली स्लाइड्स में भी देखा था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद यदि यदि हम बात करें कि भारत ने निम्न मध्यम आय वर्ग में या पिछले कुछ वर्षों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कैसे किया है, तो इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है किसका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एवं सेवा विस्तार का। विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने इनोवेशन को लेकर अच्छा कार्य भी किया है। यहाँ पर स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए कैसे बेहतरीन उपाय किए जा सके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कैसे बेहतरीन उपाय किया जा सकता है, डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन पिछले वर्षों में किया है। तो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं के निर्यात में
दुनिया के नेतृत्वकर्ता के साथ साथ विभिन्न संकेतकों में भी भारत ने शीर्ष रैंकिंग यहाँ पर हासिल की है। और हम विभिन्न संकेतकों के बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड्स में चर्चा भी की है, जिसमें इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट शामिल है। इसके अलावा यदि बात करें कि भारत ने किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो उद्यम पूंजी प्राप्ति मूल्य, स्टार्टअप और स्केल अप के लिए वित्त कैसे मुहैया कराया जाए, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक करवाने के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है भारत ने। इसके अलावा श्रम उत्पादकता वृद्धि और घरेलू उद्योग में विविधीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे डिजिटल इकोनॉमी को बेहतरीन किया जाए, कैसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें कैसे इनोवेशन को और बेहतर किया जाए, और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में कैसे डिजिटल सक्षमता को हमने बढ़ावा देने की बात कही है। ये सभी जो भी प्रोग्राम्स हैं, कुल मिलाकर इनोवेशन को कुशल, जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है इसमें भी इनोवेशन को महत्व दिया गया है। तो ये सभी क्या है, इनोवेशन के लिए कैसे बेहतरीन हम कार्य कर सकते हैं और कौन कौन से बेहतर कदम उठा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पहले हैं जो भारत की तरफ से इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं। जिसमें अभी हमने बात भी की डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, और क्यों की गई थी, ताकि इंडिया को डिजिटली रूप से सक्षम किया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को उपलब्ध करवाया जा सके, लोग सक्षम हो सके डिजिटली रूप से किसी भी कार्य को करने में। तो इस पहल के अंतर्गत कुछ वर्षों में $1 ट्रिलियन की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। पूंजीगत संपत्तियों की मैपिंग करना शुरू कर दिया है भारत ने, जो कि एक डिजिटल रूप से या इनोवेशन के लिहाज से काफी बेहतरीन कदम है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए कैसे भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके, कैसे डिजिटल रूप से हम भुगतान आजकल करने लगे हैं, ये सभी एक इनोवेटिव जो आइडिया है, इनोवेशन की तरफ जो बेहतरीन कदम बढ़ाया जा रहा है, इसका ही एक रूप है। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। तो जो भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की है, उसमें भी इनोवेशन को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को निर्धारित करती है कि कैसे अब शिक्षा में और भी ज्यादा इनोवेटिव आइडिया को लाया जाए, कैसे इनोवेटिव विभिन्न डिप्लोमा डिग्रीज के माध्यम से आप विभिन्न क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में कैसे इनोवेशन करके विस्तार दे सकते हैं, कैसे लोगों को भी यहाँ पर सिखा सकते हैं, कैसे डिजिटल इनोवेटिव क्लासरूम्स के जरिए लोगों को और भी इनोवेटिव और स्किल्ड यहाँ पर बना सकते हैं, ये शिक्षा नीति में बात कही गई है। इसके अलावा बात करें अटल टिंकरिंग लैब की, तो 9000 से भी अधिक अटल टिंकरिंग लैब भारत में कार्यरत हैं, जो भारत के युवाओं को कैसे इनोवेटिव और सक्षम बनाया जा सकता है, कैसे जो समाज की विभिन्न समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा भारत में चल रहा आईपीआर संरचनात्मक सुधार, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको लेकर भारत में कौन कौन से सुधार किए गए हैं, क्योंकि ये जो इंडेक्स है वह वीपो के जरिए जारी किया गया है, जो कि खुद भी वैश्विक लेवल पर जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको लेकर कैसी बेहतरीन नीतियां बनाया जा सकता है, इस पर कार्य करता है, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तो यदि हम बात करें कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको लेकर कौन कौन से सुधार शुरू किए गए हैं, तो इसे और बेहतर इसकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत ने कई संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनमें क्या क्या शामिल है। एक तो इसके जो कार्यालय हैं, आईपीआर से रिलेटेड जो भी कार्यालय हैं, उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा जो भी कानूनी दिक्कतें आती थी, कानून के अनुपालन में कौन कौन सी समस्याएं आती थी, उन्हें कम करने के प्रयास किए गए हैं। स्टार्टअप और महिला उद्यमियों, छोटे उद्यमियों और अन्य के लिए जो भी आईपी फाइलिंग थी, आपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको उसे दर्ज करना है, आपको किसी कार्यालय में जाकर उसे फाइल करना है कि यह जो सामग्री है, जो सामान है, इस पर मेरा पेटेंट है, या यह जो मैंने बनाया इस पर मेरा ट्रेडमार्क है, तो उसे कैसे आसान और सुलभ किया जा सकता है, कैसे लोगों की उस तक जो पहुंच है उसे और सुलभ किया जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में भारत ने वापस से बेहतरीन कार्य किया है, और इसी को क्या कहा गया है, इससे रिलेटेड संरचनात्मक सुधार। तो पेटेंट की जो इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने जब संरचनात्मक सुधार किए हैं, तो इसका अंदाजा हम इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जो भारत की घरेलू फाइलिंग शुरू हुई है, किसको लेकर, पेटेंट को लेकर, क्योंकि आप किसी चीज को बनाते हैं तो आपको उसमें एकाधिकार होता है, उसके लिए आपको पेटेंट करवाना होता है। तो उस पेटेंट करवाने के लिए घरेलू लेवल पर उसकी जो फाइलिंग है उसमें लगभग 5 वर्षों में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी लोग अब अधिक सहज हो गए हैं इन कार्यालयों में जाने में, और अपने जो पेटेंट है, जो सामग्री है, उसको यहाँ पर पेटेंट करवाने में अधिक सुविधा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 5 वर्षों में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमने बात की पूरे आज के टॉपिक के बारे में कि ये इनोवेशन इंडेक्स क्या है, कौन जारी करता है,
इस इंडेक्स में कौन कौन से जो उपसंकेतक हैं वे शामिल हैं, सब इंडिकेशन यहाँ पे जो भी शामिल किए गए हैं वे कौन कौन से हैं। अब देखिए इस पूरे टॉपिक से आज का हमारा सवाल क्या है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि अगले हमारा जो प्रोग्राम इन फोकस आने वाला है उसका टॉपिक क्या है, तो आरबीआई की टोकनाइजेशन व्यवस्था क्या है, इससे रिलेटेड इन फोकस का अगला कार्यक्रम जो कि कल सुबह प्रसारित किया जाएगा उसे आप देख सकते हैं। दृष्टि आईएएस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।